वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। द सिम्टम नोटिस्ड इन केस डायरिया इन अ चाइल्ड इज ऑफ सीवियर। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण कौन से हैं फ्रेंड्स? शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण कौन से हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डिप्रेस्ड फॉन्टानेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेस्ड फॉन्टानेल। शिशु में तेज दस्त के देख, जब किसी व्यक्ति को या किसी जो शिशु होता है अगर उसको तेज दस्त आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसे डायरिया हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड फॉन्टानेल। जो फॉन्टानेल है वो दब जाएंगे। ठीक है, दबी हुई तालू। यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि अतिसार या डायरिया में या तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है, तो सभी को मालूम है कैसा ऐसी स्थिति बन जाती है जब किसी को डायरिया हो जाता है तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है या त्याग करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मल बहुत पतले होते हैं, या दोनों स्थिति भी हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि अंतड़ियों में अधिक ग्रह का जमा हो जाना। इसका जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा मल अंतड़ियों में जमा हो जाता है या फिर अंतड़ियों का कम मात्रा में द्रव अवशोषित करना भी होता है। बच्चों में डायरिया में सामान्य रूप से डिप्रेस्ड फॉन्टानेल के लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात दबी हुई तालू के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पहले पढ़ लें तभी आंसर दें। ठीक है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख कर भी आंसर दे सकते हैं। और देखिए हो सके तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो कोई भी चीज़ लंबे समय तक आपको याद रहती है। और फ्रेंड्स देखिए जैसे कि रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप बार बार रिवीजन करें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, अगर कोई चीज़ एक बार आप पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा आपको कंठस्थ नहीं होगी, मतलब उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो नहीं बैठ पाएगी। तो जो एक बार दो बार जब किसी चीज़ को आप 3-3 बार रिवाइज करके पढ़ेंगे, उसी चीज़ को देखेंगे, तो क्या होता है वो चीज़ 100 में 100% आपके दिमाग में बैठ जाती है या याद रहती है, और वो लंबे समय तक याद रहती है। इस वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें ताकि आप लोग परफेक्ट हो सके एग्जाम के लिए। तो पढ़े फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल, चावल के पानी जैसा मल त्याग करना। ये फ्रेंड्स किस बीमारी में ऐसा होता है जिसकी वजह से आप चावल के पानी जैसा मल त्याग करते हैं? देखिए फ्रेंड्स डेंगू में तो ऐसा होता नहीं है, मलेरिया में भी नहीं होता, ना टाइफाइड में होता है, तो ये हैजा है। ठीक है, आपका जो डायरिया, ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि हैजा से संक्रमित व्यक्ति का मल चावल के पानी जैसा होता है। जब कोई व्यक्ति हैजा से संक्रमित हो जाता है, जिससे डायरिया हो जाता है, तो उसका जो मल है वो चावल के पानी जैसा होता है। और ये लक्षण गंभीर हैजा ग्रेविस में होते हैं। जो लक्षण हैं ये कब होते हैं, ये गंभीर जब सीवियर हैजा ग्रेविस हो जाता है तब होते हैं। और इस मल में क्या होता है कि गंध नहीं हो, सॉरी, इसमें अधिक गंध होती है। जो ये मल होता है, जब किसी को व्यक्ति को डायरिया होता है तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि इसमें गंध बहुत ज़्यादा आती है। ये डायरिया आमतौर पर क्या होता है कि दर्द रहित होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। जब ये डायरिया होता है तो किसी को दर्द नहीं होता है। दर्द कहाँ पे होता है, जब किसी को पेचिश होती है। ठीक है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, अर्थात जब पेचिश हो जाती है तब आपको क्या होता है कि उसके साथ में म्यूकस भी होता है ना, तो इस वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है। ठीक है, तो ये पेचिस में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जब डायरिया होता है, चावल के पानी के साथ जब कोई व्यक्ति मल त्याग करता है तो इसमें दर्द नहीं होता है। बट इसमें कमज़ोर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, वाटर लॉस हो जाता है। और बिना टिनेस्मस के व्यक्ति चावल के पानी जैसा मल त्याग तभी करेगा जब वह गंभीर हैजा ग्रेविस से संक्रमित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3।
पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो एड्स का संकेत माना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। और फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी कई बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा, CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स पर mm3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि रेट्रोवायरस के संक्रमण से एड्स। देखिए एड्स का यहाँ पे पूरा नाम लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और इस रोग को HIV भी कहा जाता है। अब HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, यह शरीर की T1 नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, T4 कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है, T1 नहीं है यहाँ पे, T4 सेल्स होती है। ठीक है, T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका जो होती है, सेल्स होती है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट या फिर छीण कर देती है। यह शरीर की T4 लिम्फोसाइट्स जो कोशिका होती है उसके प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देती है या फिर छीण कर देती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे कि क्या जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून पावर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। HIV प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक T कोशिकाओं को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है, ये T कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इसकी सतह पर GP120 प्रोटीन होता है। इसकी जो सतह होती है इस पर GP120 प्रोटीन होता है, जो T सेल की सतह पर CD4 से जुड़ा रहता है तथा RNA कोशिका में प्रविष्ट हो जाता है। 200 कोशिका प्रति mm³ होगा यहाँ पे भी। ठीक है, यह मिलीमीटर क्यूब होगा, से कम स्तर CD4 गणना एड्स के लक्षण को प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। विच एमंग द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिस्ट्रिक्टेड इन रेनल फेलियर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच एमंग द फॉलोइंग फूड आइटम इज रेस्ट्रिक्टेड इन रेनल फेल्योर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा, प्रोटीन। क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ है जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित होता है, तो ये प्रोटीन जो है ये प्रतिबंधित होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि गुर्दे का प्रमुख कार्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और रक्त को शुद्ध करने से है। गुर्दे का जो मुख्य कार्य क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके जो उत्पादों को अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनको हटाना और रक्त को शुद्ध करने का मेन काम होता है गुर्दे का। इसके अलावा गुर्दे अतिरिक्त पानी, खनिज और रसायनों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे इसके जो पहले तो मुख्य जो मेन कार्य है ये अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का और रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। फिर इसके अलावा जो काम करता है वो गुर्दे क्या करते हैं कि अतिरिक्त जो पानी होता है और खनिज कुछ हानिकारक रसायन होते हैं उनको भी हटाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। डायलिसिस पर रोगियों के लिए प्रोटीन प्रतिबंधित होना चाहिए। ठीक है, यह होता है डायलिसिस पर रोगियों के लिए प्रोटीन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज। सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण या स्टेरिलाइजेशन की विधि कौन सी है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हैं, पूछे गए सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा। द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज। सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण यानी स्टेरिलाइजेशन की विधि बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बॉइलिंग होगी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बॉइलिंग। ठीक है, उबालना। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स की सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण की अर्थात स्टेरिलाइजेशन की जो विधि है वो क्या है, बॉइलिंग करना है।
विसंक्रमण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है फ्रेंड्स। विसंक्रमण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग तरल पदार्थों के विसंक्रमण में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के विसंक्रमण में, मिट्टी के विसंक्रमण में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जितना हो सके देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करें फ्रेंड्स। ये क्या है कि देखिए सभी को पता है कि 5200 वैकेंसी हैं, ठीक है, 5200 प्लस ही है, ठीक है, इससे कम नहीं है, मतलब 5200 प्लस वैकेंसी हैं और सभी रेगुलर वैकेंसी हैं, ठीक है। बहुत ही खुशी की बात है कि ये जितनी भी पोस्टें हैं सभी रेगुलर हैं, ठीक है। आप लोग जी जान से मेहनत करें, जितना हो सके आप लोग मेहनत करें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जनवरी या फरवरी के में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, और हो सकता है कि जनवरी से पहले भी करा सकते हैं, ठीक है। इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अपडेट है वो जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कराने का अभी तक जो भी सुनने को मिल रहा है वो यही है, अपडेट है कि ये लास्ट जनवरी या फरवरी तक एग्ज़ाम करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तैयारी करें, ठीक है। अभी आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, ठीक है, 2-2.5-3 महीने हैं। आप लोग जितना हो सके बेहतर तैयारी करें। पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज़ वाजाइनल डिस्चार्ज कॉल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रसूतावस्था के दौरान योनिस्राव को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ वाजाइनल डिस्चार्ज कॉल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसूतावस्था के दौरान योनिस्राव को क्या कहा जाता है? देखिए इसे लोकिया कहा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, लोकिया। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रसूतावस्था पोस्टपार्टम स्टेज बच्चे के जन्म देने के बाद की अवस्था है। जो प्रसूतावस्था होती है, जो पोस्टपार्टम स्टेज होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद की स्टेज होती है। इस दौरान स्त्री के शरीर से लगभग 10 दिनों तक द्रव एवं रक्त बहता रहता है। जो प्रसूतावस्था बच्चे को जन्म देने की बाद की जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, इस अवस्था के दौरान या इस दौरान स्त्री के शरीर से लगभग 10 दिनों तक द्रव या एवं जो रक्त होता है वो बहता रहता है, जिसे लोकिया कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका रंग सामान्य रूप से गहरा होता है, ठीक है। इसका जो रंग है वो सामान्य रूप से रंग से भी गहरा होता है, ठीक है। सामान्य रुधिर रंग से गहरा होता है। जो सामान्य जो ब्लड होता है उससे क्या होता है, थोड़ा गहरा होता है। फ्लेम श्वसन संक्रमण के दौरान गले में इकट्ठा होने वाला म्यूकस पदार्थ होता है। फ्लेम क्या है कि श्वसन संक्रमण के दौरान गले में इकट्ठा होने वाला म्यूकस पदार्थ होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्लेम है ये एक स्थिति है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ऑप्शन में फ्लेम भी है ना, तो फ्लेम क्या है फ्रेंड्स कि श्वसन संक्रमण, ठीक है। श्वसन संक्रमण के दौरान गले में जो इकट्ठा होने वाला ये म्यूकस पदार्थ होता है, गले में इकट्ठा होने वाला म्यूकस पदार्थ होता है फ्लेम। और एक्सुडेंट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है, जबकि फ्लेम के आगे इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये फ्लेम है तो इसके आगे इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। फ्लेम श्वसन संक्रमण के दौरान गले में इकट्ठा होने वाले म्यूकस पदार्थ होता है। और यहाँ पे एक्सुडेंट, ये भी फ्रेंड्स एक प्रकार का प्रोटीन युक्त द्रव होता है। एक्सुडेंट जो है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन युक्त द्रव होता है, जो घाव लगने पर रक्त से बहता है फ्रेंड्स। जो घाव लगने पर रक्त के साथ में बहता है, एक्सुडेंट कहा जाता है इसे। अभी आपको पस, ठीक है, ये मवाद हल्के पीले रंग का प्रोटीन युक्त द्रव होता है। जो पस है ये जिसे मवाद कहा जाता है फ्रेंड्स, ये क्या है, हल्के पीले रंग का प्रोटीन युक्त द्रव होता है, जो किसी घाव के संक्रमित होने पर प्रवाहित होता रहता है। सभी को पता है फ्रेंड्स ये तो। इनमें मृत WBC की कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, मृत WBC की सेल्स पाई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को।
और आंसर दें। आप पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए यहाँ पे खाली स्थान है। इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अगर किसी ने भी फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ा होगा मन से तो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। जितनी भी हमारी पिछली क्लासें हैं उनमें ये क्वेश्चन सभी पढ़ा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। और सभी सिंपल हैं क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई बार पूछे गए फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमिनोस, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनोस। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहा जाता है। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहा जाता है। यह प्रसव के समय की परिस्थितियाँ हैं, यह पॉलीहाइड्रोमिनोस के विपरीत होती है। ठीक है, यह प्रसव के समय की विपरीत परिस्थितियाँ हैं या पॉलीहाइड्रोमिनोस के विपरीत होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को फ्रेंड्स, पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। द मेन साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी शामिल हैं? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द मेन साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी शामिल हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, बताएं, गेस करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं हम कि औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यही गलत था, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के साइड इफेक्ट इस प्रकार के होते हैं। आपको बुखार आएगा, कपकपी व शरीर में कंपन भी महसूस होना, चक्कर भी आपको आ सकता है, उल्टी होना, लीवर विषाक्तता या किडनी विषाक्तता का भी होना। ठीक है, ये सारे लक्षण तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो औषधियों के साइड इफेक्ट में, औषधियों के जो मुख्य साइड इफेक्ट हैं उनमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो वृद्धि होती है वो सम्मिलित नहीं होती, बाकी सभी सम्मिलित हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लें। हु आर दी अर्ली पॉइनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे? टीकाकरण के जो शुरुआती अग्रदूत हैं वो कौन से फ्रेंड्स, बताएं। क्वेश्चन सिंपल है और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कई सभी सिंपल क्वेश्चन है, कई कई बार रिपीटेड हैं, आंसर दें। टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे? तो फ्रेंड्स ये चाइनीज थे। ठीक है, चीन के निवासी थे। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत चीन के निवासी थे। माना जाता है कि चीन में टीके का प्रयोग 900 से 1000 ईस्वी में ही स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध शुरू हो गया था। जो टीके का जो खोज है या टीका है स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध शुरू हो गया था, वहाँ पे स्मॉल पॉक्स का टीका तैयार कर लिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को अपने शुरुआती प्रथम वर्ष के दौरान लगातार टीके लगवाने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ष 7 मिलियन अर्थात 1.7 मिलियन बच्चे उन बीमारियों के कारण मर जाते हैं जिन्हें उपलब्ध टीकों से रोका जा सकता था। जो बच्चे टीकाकृत हैं वे उन खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित होते हैं, अक्सर अक्षमता या मृत्यु का कारण बनती है फ्रेंड्स। ये क्या होता है? जो कि हमेशा अगर आपके पास टीकाकृत है, बच्चे जो टीकाकृत हैं तो उनमें जो बीमारियां फैलती हैं, खतरनाक बीमारियां होती हैं, उनको उन बीमारियों से रोका जा सकता है फ्रेंड्स। वो सुरक्षित होते हैं जो अक्सर अक्षमता या मृत्यु का कारण बन जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें
क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन इज कॉल्ड द टाइम इन विच एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन इज। HIV संक्रमण में विंडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति, अब बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप अच्छे से पढ़ लें कि द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन इज कॉल्ड द टाइम इन विच एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन इज। HIV संक्रमण में विंडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, नेगेटिव फॉर द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि HIV संक्रमण में विंडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है। यह पीरियड HIV विषाणु से संक्रमण एवं HIV प्रतिरक्षा एंटीबॉडी विकास के बीच का समय होता है। सामान्य रूप से विंडो पीरियड 3 माह का होता है। HIV एंटीबॉडी परीक्षण विंडो पीरियड के दौरान HIV एंटीबॉडी का पता नहीं लगा सकता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज कॉमनली कॉज्ड बाय, मैंने बताया था फ्रेंड्स, कई बार बताया है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज कॉमनली कॉज्ड बाय, अस्पताली संक्रमण सामान्य रूप से किसके द्वारा कारित होते हैं। जो अस्पताल में संक्रमण फैलते हैं किसके द्वारा कारित होते हैं फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने बताया कि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और जितना हो सके आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। तो यहाँ पे देखिए स्टेफिलोकोकस होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि अस्पताली संक्रमण सामान्य रूप से स्टेफिलोकोकस द्वारा कारित होता है क्योंकि अस्पतालों में ये एस ऑरियस के यहाँ पे एस ऑरियस के प्रमुख स्रोत होते हैं। रोगियों के सेप्टिक घावों और कर्मियों के कैरिज स्थल पर एस ऑरियस को सबसे महत्वपूर्ण रोगजनकों में से एक माना जाता है जो कि नोसोकोमियल संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा कि अस्पतालों में जो इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है, तो ये एस ऑरियस के लिए जिम्मेदार होता है जिसे स्टेफिलोकोकस कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लें। व्हाइट आर येलोविश white secretion that lasts for 10 to 15 days after delivery is called। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए लोकिया रूब्रा कहा जाता है या फिर लोकिया सुपोसा, लोकिया एल्बा या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें इसे अच्छे से फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सफ़ेद या पीले रंग का स्राव या जो द्रव होता है जो कि प्रसव के 10 से 15 दिनों तक रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे लोकिया एल्बा कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि लोकिया एल्बा अथवा प्रूलेंटा सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो कि प्रसव के 10 से 15 दिनों तक रहता है, प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं जैसे आरबीसी की मात्रा कम होती है और यह मुख्य रूप से या मुख्यतः ल्यूकोसाइट्स, कोलेस्ट्रॉल, वसा, उपकला और सूक्ष्म जीवों से बनी रहती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। आप इसमें फ्रेंड्स व्हाट्सएप कर सकते हैं या भी कोई भी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से ही कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा दूसरा नंबर भी है, ठीक है, 7985473042। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऑनलाइन की जो फ्रेंड्स फीस है वो 2000 रुपये है, ठीक है। हमारी जो ऑनलाइन की फ़ीस है फ्रेंड्स ये 2000 है। ANM के पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए फ़ीस जो रखी गई वो 2000 रखी गई है, ठीक है। हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की गारंटी लेते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन की भी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन की भी गारंटी लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।